जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइफ टाइम्स पर। रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाया गया। आप सबने देखा, ये बहुत बड़ा मंच, बहुत बड़ी तैयारी, बहुत बड़ी तस्वीर पेश की गई है। लेकिन बार बार और कई तरीके से ये कहा जा रहा है कि आखिर रेखा गुप्ता का ही चयन क्यों, अगर बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी जीत है। पिछले आप देख लीजिए, चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे हरियाणा में हो, लेकिन इस बार जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह को रखा गया है उस पे ये एक सवाल होता है कि साफ तौर पे बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। न सिर्फ 27 साल बाद सत्ता में वापसी बीजेपी की हुई है दिल्ली में, बल्कि इसीलिए भी कि पूरा देश जीतने के बावजूद दिल्ली नहीं जीत पा रही थी बीजेपी, और वो भी अब दूर हो गया है। दिल्ली राजधानी है। दिल्ली में को वैश्विक अगर डेवलप्ड इंडिया बनाने की बात मोदी साहब कर रहे हैं तो उस 2047 में, तो उसके लिए दिल्ली को भी आपको उसी कलेवर से संवारना होगा, सजाना होगा। लेकिन दिल्ली इस वक्त खस्ता हाल है। साफ तौर पे आप दिल्ली चले जाइए, ट्रैफिक का हाल देख लीजिए, पॉल्यूशन का हाल देख लीजिए, यमुना का हाल देख लीजिए, जाम का हर जगह पे हाल रहता है। तो और दिल्ली इस वक्त उस कलेवर में नहीं आ पा रही है जो मॉडर्न इंडिया, जो डेवलप्ड इंडिया के तौर पर, उसकी कैपिटल के तौर पर हो। तो बहुत बड़े काम होने बाकी हैं दिल्ली में। ऐसे वक्त में आखिर क्यों रेखा गुप्ता को ही चुना गया है, और रेखा गुप्ता में ऐसी क्या खास बात है, कौन सी फैक्टर है वो, या फिर वो कौन सी स्ट्रैटेजी है बीजेपी की कि जिस वजह से अक्सर चौंकाने वाले नाम लेकर सामने आ रही है। पिछले कुछ समय से जो आप देख रहे हैं, अब कई राज्यों में हुआ है ये। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उदाहरण दिया जाता है इसको लेकर के, कोई नहीं जानता था, मोहन यादव जी को अचानक बना दिया गया। ऐसा ही राजस्थान में भी है, ऐसा ही कुछ समय पहले हरियाणा में भी चुनाव से पहले ही कर दिया गया था नायब सिंह सैनी के तौर पर। तो आखिर रेखा गुप्ता, जो कल तक कहीं भी लाइमलाइट में नहीं थी, पार्टी से बाहर, पार्टी के भीतर तो कार्यकर्ता रही है वो लंबे दौर से, मैं बताने जा रहा हूं आपको, तो वो रणनीति क्या है, वो स्ट्रैटेजी क्या है, क्यों बीजेपी ऐसा चौंकाने का फैसला लेती है, और क्या उसका लक्ष्य होता है, इसके पीछे की रणनीति क्या होती है। अब इसको जरा समझिए। मैं आपको 5 पॉइंट में बताने जा रहा हूं कि क्यों बीजेपी ने रेखा गुप्ता को चुना है। सबसे बड़ी बात, बीजेपी परिवारवाद का विरोध करती है और इसी के आश्रय वो गांधी परिवार पर लगातार हमलावर रहते हैं, और ये आज से नहीं है, दशकों से मुद्दा रहा है। इसी की वजह से वो समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहती है कि पहले नेताजी और अब अखिलेश यादव। इसी पॉइंट को लेकर के वो लालू परिवार पर हमलावर रहती है कि लालू यादव, राबड़ी यादव और अब तेजस्वी यादव परिवारवाद का विरोध करती है। रेखा गुप्ता का कोई राजनीतिक खानदान नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो ये एक बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनके फेवर में। रणनीति को समझिए, बीजेपी की जो रणनीति है, जो कहती है बीजेपी की, जो हम कहते हैं वो करते हैं। अब लगातार ये मोदी साहब चुनाव में भी कह रहे थे कि हम जो कहते हैं, जो हम कह रहे हैं वो करेंगे। तो वो अगर परिवारवाद पर अटैक करती है, तो यहाँ पर अगर साहिब सिंह वर्मा के बेटे को बना दिया जाता, सोचिए तो क्या होता। फिर आप तेजस्वी पे बिहार के चुनाव में हमला नहीं कर पाते, आप अखिलेश यादव पर यूपी के चुनाव में हमला नहीं कर पाते, आप राहुल गांधी पर हमला नहीं कर पाते, प्रियंका गांधी पर हमला नहीं कर पाते। तो इसीलिए रेखा, पहली बात जो रेखा गुप्ता। दूसरी क्या बड़ी बात है, नए पीढ़ी के नेताओं को बीजेपी आगे बढ़ाना चाहती है। आज मोदी साहब का जलवा है, कल नहीं रहेगा, ये पार्टी को भी पता है, मोदी जी को भी पता है। तो आगे पार्टी कैसे चलेगी, तो ऐसे चेहरे खड़े किए जा रहे हैं जो नेक्स्ट जनरेशन के हो, जिनकी राजनीति अभी दशकों के लिए बची हुई है, और वो आगे चेहरा बनकर उभरे और पार्टी को आगे ले जाएं, सत्ता को आगे ले जाएं। तो ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। इसलिए हर जगह पर देखिए कि बहुत उम्रदराज लोगों को नहीं बनाया जा रहा है। यहाँ विजेंद्र गुप्ता को बनाया जा सकता था, पिछली बार जब 3 ही सीटें आई थी तब भी विजेंद्र गुप्ता जीते थे, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। सबसे इस वक्त इस दौर में पुराने नेता है, कद्दावर नेता है, असरदार नेता है, वो भी गुप्ता है। तो जातीय समीकरण भी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन नहीं, यहाँ पर बनाया गया रेखा गुप्ता को, क्योंकि उनके पास अभी वक्त काफ़ी बचा है, युवा नेत्री हैं। तीसरी बात जो बीजेपी की स्ट्रेटजी इन दिनों साफ तौर पे अब दिखाई दे रही है कि कोई भी नेता बाहर से आए, कोई भी पार्टी ज्वाइन करे, उनको महत्वपूर्ण पद भी दिया जा सकता है। कपिल शर्मा को दिया गया मंत्री पद, लेकिन नेतृत्व उसी के हाथ में जो खांटी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो संघ से आया हो या बीजेपी में रहा हो, लेकिन वो पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए। लंबे समय तक पार्टी की सेवा उसने की हो, तो नेतृत्व बागडोर उसी के हाथ में होगी, और यही सब जगह दिखाई दे रहा है। एकदम चुन करके उन लोगों को बनाया जा रहा है जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। अब इसके फेवर में क्या जा रहा है, देखिए, रेखा गुप्ता स्टूडेंट
के दौर से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स में थी, वो डूसू के प्रेसिडेंट रही थी 1996 में एबीवीपी की बतौर एबीवीपी मेंबर। तो यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र इकाई है, वहीं बीजेपी की भी छात्र इकाई बाय डिफॉल्ट बन गई है। तो वहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, यानी कि जब से वो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बालिग हुई, कॉलेज में आई, तभी से वो बीजेपी के साथ जुड़ गए, एबीवीपी के रास्ते। और आज इस मंत्रिमंडल में भी और भी मंत्री भी बनाए गए एबीवीपी के लोग जो रहे हैं। अरुण जेटली भी कभी एबीवीपी में रहा करते थे और बहुत सारे नेता हैं आज के दौर में जो एबीवीपी से आकर के यहाँ तक पहुँचे हैं। यानी ये एक कमिटमेंट पार्टी को लेकर के, लॉयल्टी, कमिटमेंट और अंडरस्टैंडिंग पार्टी के कोर आइडियोलॉजी को लेकर जो चल रहा हो, उसको भी चुन रही है। नेतृत्व बागडोर उसी के हाथ में बीजेपी सौंप रही है। और ये भी पॉइंट रेखा गुप्ता के लिए फायदेमंद साबित हुआ कि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकलकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने शुरुआत की एबीवीपी से, वो आज तक पार्टी में बरकरार रही और पार्टी में कई पदों पर रही हैं। वो इस वक्त भी महासचिव के पद पर दिल्ली बीजेपी की है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी महिला मोर्चा की वो हैं और मेयर भी रही हैं। तो लगातार वो पार्टी के लिए काम करती रही हैं और संगठन में रही हैं। तो ये उनकी तीसरी बड़ी स्ट्रेंथ साबित हुई है। और यही इतने समय का जो वो दौर, जो आडवाणी जी, वाजपेयी जी का दौर था, तब से लेकर आज तक वो उनका की पहचान पार्टी के भीतर रही है कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर। तो एक लंबे दौर तक लगातार वो पार्टी से जुड़ी रही हैं, कोई डेविएशन नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई लाइमलाइट में नहीं, चुपचाप पार्टी में समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे थे। आप गौर कीजिएगा तो नरेंद्र मोदी का भी कुछ इसी तरह का रहा है करियर, और इसीलिए वो उसी तरह के लोगों को भी चुन रहे हैं इस वक्त में, जहां भी नेतृत्व के लिए खासकर तौर से चुन रहे हैं। वो भी अचानक से उनको बुलाया गया था और सीएम बना दिया गया था। उससे पहले वो संगठन के काम किया करते थे, वो स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ाया करते थे, अहमदाबाद में स्थानीय निकाय के चुनाव में वो रोल निभा रहे थे, या इसी तरह के काम पार्टी के संगठन के लिए वो करते रहे थे। और एक दिन वो एक पत्रकार के अंत्येष्टि कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, वहीं फ़ोन आता है उनको अटल बिहारी वाजपेयी का कि आप हैं कहाँ। तो उन्होंने बताया मैं यहाँ हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आइए वहाँ से और आपको निकलना है अहमदाबाद। इतना ही एक लाइन में कहा गया, आपको गुजरात संभालना है, अचानक, और चले गए, बन गए। और यही परंपरा रही है। योगी आदित्यनाथ को भी इसी तरीके से बुलाया गया कि दिल्ली आइए, आपको यूपी संभालना है। पहुंचे वो दिल्ली और अब यहाँ से मिलकर गए और सीएम बने। तो एक कमिटमेंट देखते हैं इस वक्त का जो नेतृत्व है कि कितने आप कमिटेड रहे, कितने लंबे दौर तक पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं। आपका कोई विवादों से तो नाता नहीं है, आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कितना बेहतर समझ रहे हैं और उसके लिए काम करते रहे हैं। आपको लाइमलाइट और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी तो आप नहीं हैं, आप स्वार्थ की वजह से तो नहीं पॉलिटिक्स में आए। ये सारे फैक्टर्स को इस वक्त आप जिसको भी नेतृत्व में देखेंगे, मोहन यादव का भी ऐसा ही है। कौन जान रहा था, कहीं वो थे, पार्टी के लिए काम कर रहे थे, सालों से अपना काम कर रहे थे, किए जा रहे थे, जो भी पार्टी कहती थी करते रहे थे। और एक दिन अचानक उनको कहा गया कि आप संभालिए, आप मध्य प्रदेश जैसा राज्य। तो लंबे समय से आडवाणी वाजपेयी के दौर से आज तक रेखा गुप्ता पार्टी में रही हैं, काम करती रही हैं, और ये भी उनके लिए एक पुरस्कार की वजह बनी है। और ये उन लोगों को पार्टी लगातार आगे बढ़ा रही है जो पार्टी की आइडियोलॉजी को जी रहा हो, उस पर चल रहा हो, उसके लिए काम कर रहा हो। रेखा गुप्ता ने बतौर स्टूडेंट भी उस आइडियोलॉजी को जिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लड़ाई लड़ी, वो जीती, डूसू प्रेसिडेंट तक बनी। डूसू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, तो उसकी भी प्रेसिडेंट बनी। और तब से लेकर आज तक वो बीजेपी के उन्हीं सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ी हैं। और इन दिनों अगर आपको बागडोर के लिए किसी को चुना जा रहा है, नेतृत्व के लिए किसी को चुना जा रहा है, राज्य की सरकार का मुखिया बनाना हो या पार्टी का अध्यक्ष बनाना हो या ऐसे किसी अहम पदों पर बिठाया जाना हो, तो उसमें ये प्रतिबद्धता भी देख रही है इस वक्त बीजेपी कि आप पार्टी के आइडियोलॉजी को लेकर कितने कमिटेड हैं, कितने संजीदा हैं, कितने समर्पित हैं। आप अपने लिए काम करते हैं या फिर पार्टी के लिए या देश समाज के लिए।
तो ये भी इनके पक्ष में गया है कि इन्होंने कभी दूसरी आइडियोलॉजी की तरफ अपनी नज़र की ही नहीं। स्टूडेंट के दौर से लेकर आज तक रेखा गुप्ता लगातार पार्टी की आइडियोलॉजी को ही आगे लेकर गई हैं, चाहे वो एबीवीपी के मेंबर के तौर पर आरएसएस की आइडियोलॉजी को आप कह लीजिए, क्योंकि आरएसएस कहीं वो स्टूडेंट विंग है और उसके बाद से बीजेपी में आई, संगठन में आई, तो तब संगठन के लिए लगातार काम कर रही हैं। तो कोई उनके पार्टी आइडियोलॉजी के कमिटमेंट पर कोई डाउट नहीं रहा है। और ये 5 बातें एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूं कि किसी राजनीतिक खानदान से नहीं है, उनका कोई बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है, तो खानदानी वंशवाद का आरोप उन पर नहीं है, उनको नई पीढ़ी के वो नेता हैं। दूसरा पॉइंट है उनके फेवर में समर्पित कार्यकर्ताओं को, कमिटेड कार्यकर्ताओं को ही इस वक्त चुन रही है पार्टी शीर्ष पदों के लिए, तो ये रही है कमिटेड। स्टूडेंट लाइफ से अब तक में एबीवीपी जो वाजपेयी आडवाणी के युग में भी वो जानी जाती थी बतौर एबीवीपी के कार्यकर्ता और नेता, और तब भी बनी थी वो दूसरी प्रेसिडेंट, तो तब से भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कांटेक्ट में रही थी वो आडवाणी वाजपेयी के दौर में, और अब मोदी एरा में भी, मोदी शाह की एरा में भी, तो ये भी कंटिन्यूटी उनकी रही है, जो वो भी एक खास बात बनी। चौथी बात जो उनकी थी, और 5वीं बात कि पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर लगातार वो चलती रही हैं और आइडियोलॉजी पर ही चल रही हैं, उसमें कोई डेविएशन उनको नहीं देखा गया उनमें। और उसके अलावा ये 5 बातें तो हैं ही जो कि कोर स्ट्रेंथ हैं, और फिर एडिशनल एडवांटेज उनके साथ था कि वो महिला है, वो एक खास वैश्य वर्ग से आती हैं जिसका बहुत बड़ा तबका है दिल्ली में भी, और इसका इम्पैक्ट बिहार के चुनाव और पूरे देश में इस वक्त कोई भी महिला का चेहरा नहीं था बतौर मुख्यमंत्री बीजेपी के पास। देश में, पूरे देश में एकमात्र ममता बनर्जी अभी सीएम है जो महिला है, बाकी कोई महिला नेतृत्व नहीं कर रही थी कहीं पर भी, तो एक फेस के तौर पर इनको भी लाया गया है। तो इस सब वजहों से ही रेखा गुप्ता को बनाया गया है, लेकिन जो असल में बुनियादी तौर पर वो 5 बातें, पार्टी आइडियोलॉजी, कोई बैकग्राउंड नहीं पॉलिटिकल, और कंटिन्यूटी और पार्टी के लिए कमिटमेंट, ये इसी ने उनको सीएम बना दिया। आप कितने सहमत हैं इसको लेकर के, आपकी क्या राय है ज़रूर हमें बताइएगा, और कि क्या साबित होंगी एक बेहतर सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली के लिए, क्योंकि बहुत बड़े काम उन्हें करने हैं, ये भी हमें ज़रूर बताइए कि आप क्या उम्मीद उनसे करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।